प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो पेपर है वो सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है, प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। इसमें जो पहला विचारक या पहला थिंकर है वो था मनु, वो है मनु। मनु में हम जो कर रहे थे टॉपिक, वो था विषय जो हमारा था वो था राज्य का कार्यक्षेत्र। राज्य का कार्यक्षेत्र, इसमें हमने दो प्रकार के कार्य कर लिए थे जो राज्य द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। पहला था प्रजारक्षण, दूसरा था प्रजारंजन या लोक कल्याण। प्रजारक्षण, दूसरा प्रजारंजन या लोक कल्याण। तो प्रजारक्षण और प्रजारंजन ये दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य हैं जो एक राजा द्वारा या एक राज्य द्वारा संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि मनु ऐसा मानता था कि राजा या राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा अराजकता या असुरक्षा की स्थिति में हुई थी। ईश्वर ने राजा अथवा राज्य की उत्पत्ति की थी। तो सबसे पहला काम जो राजा का है, राजा या राज्य का है, वो है प्रजा की रक्षा करना और प्रजा के दुखों को दूर करना और लोक कल्याण के कार्यों को संपूर्ण करना। तीसरा आता है हमारा आज का तीसरा है पॉइंट, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। मनु ने व्यक्ति के जीवन में अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। व्यक्ति के जीवन में अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया और यह राज्य का कर्तव्य माना है कि, राज्य का दायित्व माना है कि वह हर प्रकार से अपनी प्रजा की उन्नति करे, अर्थव्यवस्था के द्वारा अपनी प्रजा की उन्नति करे। उसने प्रजा की भौतिक और आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य माना है। प्रजा की भौतिक और आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य माना है। मनु ने राजा से अपेक्षा की थी कि, राजा से क्या अपेक्षा की थी? राजा से अपेक्षा की थी कि प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे, न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे। उसे न्यायपूर्वक करों को लेना चाहिए प्रजा से, न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे तथा संपत्ति व समृद्धि के अन्य साधनों की रक्षा के प्रति प्रजा को आश्वस्त करे। तथा क्या करे? तथा संपत्ति व समृद्धि के अन्य साधनों की रक्षा के प्रति प्रजा को आश्वस्त करे, प्रजा को विश्वास दिलाए। किसके प्रति? संपत्ति और समृद्धि के प्रति विश्वास दिलाए, आश्वस्त करे। मनु ने राज्य की सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था, राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके हित में शासक से प्रजा से सामर्थ्य के अनुसार, प्रजा में जितनी सामर्थ्य है, प्रजा जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार कर लेने तथा प्रजा पर करों का अनावश्यक बोझ नहीं डालने का परामर्श दिया है। मनु ने क्या कहा है राजा को? मनु ने कहा है कि प्रजा से उसके सामर्थ्य के अनुसार कर ग्रहण करे, जितना उसमें सामर्थ्य, जितना वो दे सकता है उसके हिसाब से कर ग्रहण करे और करों का अनावश्यक बोझ प्रजा पर नहीं डाले। यदि करों का अनावश्यक बोझ प्रजा पर डालता है तो प्रजा दुखी होती है। और उस मनु ने ये कहा था कि राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे, तो करों का अनावश्यक बोझ प्रजा पर नहीं डाले। मनु ने, ये तो था प्रजा के लिए। अब मनु ने व्यापारियों के हित की रक्षा के प्रति शासक को सतर्क करते हुए, व्यापारियों के हित के प्रति शासक को सतर्क करते हुए उससे अपेक्षा की है कि वह व्यापारियों द्वारा प्रजा के प्रति किए जाने वाले आर्थिक अपराधों, व्यापारी जो प्रजा के प्रति आर्थिक अपराध करते हैं, मनु ने राजा से अपेक्षा की थी कि व्यापारियों के द्वारा जो प्रजा के लिए आर्थिक अपराध किए जाते हैं, प्रजा जो व्यापारी आर्थिक अपराध करते हैं, जैसे आर्थिक अपराध कौन कौन से हैं? जैसे मिलावट, अधिक मूल्य लेना, कम तोलना। व्यापारी क्या करता है? व्यापारी मिलावट कर सकता है,
व्यापारी अधिक मूल्य ले सकता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का अधिक मूल्य ले सकता है और कम तोल के दे सकता है। तो यदि व्यापारी ऐसा करता है तो उससे प्रजा की रक्षा करे। मनु ने प्रजा की हर प्रकार से रक्षा करने के लिए राजा का दायित्व माना है। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण ही राजा का प्रमुख कर्तव्य है, परंतु अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण प्रजा से अनावश्यक कर ग्रहण करके नहीं होगा। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण प्रजा के सामर्थ्य के अनुसार कर ग्रहण करके और उसके सामर्थ्य के अनुसार जो कर दे रही है उसके हिसाब से अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किया जाएगा, ना कि प्रजा पे अनावश्यक करों का बोझ डाला जाएगा। ये मनु का परामर्श था राजा को। और मनु ने यह राजा को यह भी परामर्श दिया था कि व्यापारी जो आर्थिक अपराध करते हैं उनके प्रति सजग रहे और प्रजा से उनकी रक्षा करे। आर्थिक अपराध जैसे मिलावट, कम तोलना, अधिक मूल्य लेना, ये आर्थिक अपराध हैं जो कि व्यापारियों द्वारा किए जाते हैं, तो इनसे प्रजा की रक्षा करें। ये था अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। अब आता है सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। मनु के द्वारा जो सामाजिक व्यवस्था दी गई उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें 4 वर्ण और 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? 4 वर्ण और 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। 4 वर्ण, इन चारों की रक्षा करना, इन चारों को अपने कर्तव्यों के अनुसार कार्य करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य माना गया है। और 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रम और 4 वर्ण को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है मनु के द्वारा। तो मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन राज्य का दायित्व माना गया। सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह करना और उसका नियमन करना राज्य का कर्तव्य या दायित्व माना गया है। राज्य से अपेक्षा की गई है, राज्य से मनु ने अपेक्षा की थी कि वह समाज के प्रत्येक वर्ण, मैंने भी आपको बताया समाज में 4 प्रकार के वर्ण बताए उसने, समाज के प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा निर्धारित कार्य कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा 4 वर्ण जो है उनके द्वारा उनको जो कर्तव्य दिए गए, उनको जो कार्य दिए गए उसको समय पर पूरा करें और उन समय पर अपने कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करें। ये राजा का कर्तव्य है। मनुस्मृति में धर्म को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार माना है। मनुस्मृति में धर्म को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार माना है। सामाजिक व्यवस्था का आधार कौन है? धर्म है। ग्रंथ में व्यक्तियों द्वारा स्वधर्म पालन को आवश्यक माना गया है। ग्रंथ में क्या कहा गया है कि व्यक्तियों द्वारा जो स्वधर्म का पालन है उसको आवश्यक माना गया है, क्योंकि इसी के माध्यम से समाज में धर्म की स्थापना की जा सकती है। इसी के माध्यम से समाज में धर्म की स्थापना की जा सकती है और वर्ण व्यवस्था का निर्वाह व नियमन किया जा सकता है। वर्ण व्यवस्था, 4 प्रकार के वर्ण, उनका निर्वाह व नियमन किया जा सकता है। मनु ने राज्य का यह प्रमुख कर्तव्य माना है या दायित्व माना है। राज्य का यह प्रमुख दायित्व माना है कि वह दंड की बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से, मैंने आपको पहले भी बताया था, दंड की बाध्यकारी शक्ति राजा के पास है। तो ये मनु ने राजा को यह परामर्श दिया है कि वे अपने दंड की बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से समाज में व्यक्तियों को स्वधर्म पालन के लिए बाध्य करें। समाज में व्यक्तियों को स्वधर्म के पालन के लिए बाध्य करें, क्योंकि उसके बाद दंड की शक्ति है, उसके माध्यम से वो उनको स्वधर्म पालन के लिए बाध्य कर सकता है, व्यक्तियों को या प्रजा को, अपनी प्रजा को। इस प्रकार समस्त वर्ण और आश्रम की रक्षा भी राज्य का कर्तव्य या दायित्व माना गया है। समस्त वर्णों की, 4 वर्ण और समस्त आश्रम, 4 आश्रमों की रक्षा करना भी राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य है। राज्य के द्वारा इनकी रक्षा की जाएगी। मनुस्मृति में ये कहा गया है कि मनु के द्वारा मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि कहा गया है कि इन्वर्टेड कॉमास में ले लेना, समस्त वर्णों और आश्रमों की रक्षा करने वाला, समस्त वर्णों और आश्रमों
की रक्षा करने वाले राजा की सहायता हेतु ब्रह्मा ने दंड की स्थापना की थी। इन्वर्टेड कॉमा पर मनु ने क्या कहा? मनु ने कहा कि ये जितने भी वर्ण हैं, 4 वर्ण और 4 आश्रम, सभी की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा ने राजा को दंड की व्यवस्था की है, राजा को दंड का अधिकार दिया है, राजा को दंड देने का अधिकार दिया है। तो यदि इन चारों आश्रमों और इन चारों वर्णों के विपरीत कोई जाता है तो उसे दंड का प्रावधान है। या ये चारों वर्ण या ये चारों आश्रम स्वधर्म का पालन नहीं करते तो राजा के पास दंड का प्रावधान है कि वो इन्हें दंडित कर सकता है। ये था सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन। अब 5वां पॉइंट आता है न्याय की व्यवस्था। न्याय की व्यवस्था मनुस्मृति में न्याय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। न्याय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है क्योंकि मनु के अनुसार अपनी दंड की शक्ति के द्वारा राजा समस्त व्यक्तियों को कर्तव्य पालन के लिए बाध्य कर सकता है या उनको कर्तव्य पालन करने में संलग्न रख सकता है, उनको कर्तव्य पालन के लिए संलग्न कर सकता है और उनके द्वारा आचरण की मर्यादाओं के उल्लंघन से रोक सकता है। यदि वो अपने आचरण की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तो राजा अपनी दंड की शक्ति के द्वारा उन्हें रोक सकता है। मनु के अनुसार यह राज्य के दंड का भय का ही परिणाम है। मनु के अनुसार यह राज्य के दंड के भय का ही परिणाम है। दंड का जो भय है उसी का परिणाम है कि समस्त व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी प्रजा है, समस्त व्यक्ति अपने अपने अधिकारों का उपयोग करने में समर्थ होते हैं, अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं और उसमें समर्थ होते हैं और अपने अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होते, अपने कर्तव्यों से नहीं हटते, अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हैं, अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होते हैं। मनु ये मानता था कि यदि राज्य के द्वारा दंड का प्रयोग उचित रीति से किया जाता है, मनु ये मानता था कि यदि राजा या राज्य इस दंड की शक्ति का प्रयोग उचित रीति से करता है तो समस्त नागरिक प्रसन्न होते हैं। यदि वह उचित रीति से करता है तो समस्त नागरिक, जितने भी नागरिक हैं या प्रजा है, वो प्रसन्न होते हैं। परंतु इसके विपरीत यदि वह अनुचित रीति से करता है, यदि इसके विपरीत जाता है और अनुचित रीति से करता है तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। यदि वह उचित रीति से करता है दंड का प्रयोग तो सभी प्रसन्न होते हैं, यदि वह अनुचित रीति से करता है तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। विनाशकारी परिणाम का मतलब राजा को समाप्त किया जा सकता है, राज्य को समाप्त किया जा सकता है, तो विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। मनु के अनुसार राज्य इस दायित्व का समुचित पालन के द्वारा के द्वारा समस्त व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना का संचार करता है। ये जो दायित्व है इसके द्वारा समस्त व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना का संचार करता है क्योंकि राज्य अपने इस दायित्व को नहीं निभाए, यदि राज्य अपने इस दायित्व को नहीं निभाता है तो शक्तिशाली लोग कमज़ोर लोगों को दबा लेते हैं। शक्तिशाली लोगों के द्वारा कमज़ोर लोगों को दबा लिया जाता है। जैसे कि राज्य की उत्पत्ति से पहले था अराजकता की स्थिति, शक्तिशाली लोग कमज़ोर लोगों को दबा लिया करते थे, तो दबा लेंगे और समाज में उचित और अनुचित का भेद समाप्त हो जाएगा। समाज में किसी प्रकार का भेद नहीं रहेगा, ना उचित ना अनुचित, किसी प्रकार का भेद नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार सब जगह अन्याय व्याप्त हो जाएगा और इस प्रकार सभी जगह अन्याय व्याप्त हो जाएगा। ये थे 3 पॉइंट, तीसरा, चौथा और 5वां। छठा पॉइंट हम कल करेंगे।